नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि अगर भारत में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोग मतलब राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज ही अगर कानून तोड़ दें तो क्या होगा? उन्हें जवाबदेह कौन ठहराएगा? आज हम इसी एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया को समझने वाले हैं, महाभियोग। ये वो प्रक्रिया है जो हमारे लोकतंत्र को असल में मजबूत बनाती है। तो सवाल ये है कि भाई जब देश के सबसे ताकतवर लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करें तो उन्हें रोकेगा कौन? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। और इसका जवाब हमारे संविधान बनाने वालों ने हमें बहुत पहले ही दे दिया था। और वो जवाब है महाभियोग या इम्पीचमेंट। देखिए, ये सिर्फ एक भारी भरकम कानूनी शब्द नहीं है, इसे लोकतंत्र का एक सेफ्टी वॉल्व समझिए। एक ऐसा इमरजेंसी ब्रेक जो ये पक्का करता है कि कोई भी, चाहे वो किसी भी पद पर हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। चलिए अब इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहां एक दिलचस्प बात है, सिद्धांत तो एक ही है, जवाबदेही। लेकिन राष्ट्रपति और जजों को हटाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो एक दूसरे से काफी अलग हैं। और सबसे बड़ा फर्क तो इनके आधार में ही है। राष्ट्रपति को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन, जबकि जजों के लिए आधार है दुराचार या अयोग्यता। तो आइए पहले राष्ट्रपति वाली प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की, जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। सोचिए, इस प्रोसेस को शुरू करना ही कितना मुश्किल है। संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, उसके कम से कम 1/4 सदस्यों को एक साथ आकर एक नोटिस पर साइन करना पड़ता है। और ये नोटिस 14 दिन पहले देना जरूरी है। ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, यहीं से इस प्रक्रिया की गंभीरता का अंदाजा लग जाता है। नोटिस के बाद वो सदन एक तरह से अदालत में बदल जाता है। लगे हुए आरोपों पर जबरदस्त बहस होती है। और फिर आता है सबसे बड़ा पड़ाव, उस प्रस्ताव को एक विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना, जो कि मामूली बहुमत से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। 2/3 ये नंबर बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि सदन में जितने भी सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से हर 3 में से 2 को इसके पक्ष में वोट करना होगा। और इतना मुश्किल स्टैंडर्ड इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी सरकार इस ताकतवर हथियार का राजनीतिक फायदे के लिए गलत इस्तेमाल न कर सके। अच्छा, जब एक सदन से ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर ये दूसरे सदन में जाता है। और दूसरा सदन एक जांच एजेंसी की तरह काम करता है। वो आरोपों की पड़ताल करता है। और सबसे अहम बात, इस स्टेज पर राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। ये न्याय का एक बहुत जरूरी सिद्धांत है। और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी उसी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देता है, तब बस उसी पल राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। और इस तरह राष्ट्रपति के महाभियोग की ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। चलिए, ये तो हुई राष्ट्रपति की बात। अब जरा न्यायपालिका की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, जो आर्टिकल 124(4) में है, राष्ट्रपति वाले प्रोसेस से काफी अलग और ज्यादा जटिल है। यहां पर शुरुआत ही अलग है। राष्ट्रपति के लिए 1/4 सदस्यों की जरूरत थी, लेकिन जजों के मामले में एक फिक्स्ड नंबर है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाना है तो 100 सदस्यों के साइन चाहिए, और अगर राज्यसभा में लाना है तो 50 सदस्यों के। अब नोटिस मिलने के बाद स्पीकर या सभापति सबसे पहले आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यों वाली कमिटी बनाते हैं। ये एक ऐसा स्टेप है जो राष्ट्रपति वाले प्रोसेस में था ही नहीं। और यही जजों को हटाने की प्रक्रिया का सबसे खास हिस्सा है। और ये कोई पॉलिटिकल कमेटी नहीं होती। इसमें देश के सबसे बड़े कानूनी जानकार होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक जाने माने कानून के विद्वान। ऐसा इसलिए ताकि आरोपों की जांच राजनीतिक तौर पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से कानूनी नजरिए से हो। अब अगर ये एक्सपर्ट कमेटी अपनी जांच के बाद जज को दोषी पाती है, सिर्फ और सिर्फ तभी ये प्रस्ताव संसद में वोटिंग के लिए आगे बढ़ता है। अगर कमेटी कह दे कि जज निर्दोष हैं, तो मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ पे बहुमत की शर्त तो और भी ज्यादा सख्त है। इसे 2 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और दूसरी, सदन में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इन दोनों शर्तों का एक साथ पूरा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आखिर में जब संसद के दोनों सदन इस बेहद मुश्किल बहुमत से प्रस्ताव को पास कर देते हैं, तब राष्ट्रपति उस जज को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। मतलब यहां फैसला संसद लेती है और राष्ट्रपति बस उस फैसले को लागू करते हैं।
ठीक है, तो हमने दोनों प्रक्रियाओं को समझ लिया, लेकिन अब मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि क्या भारत के इतिहास में कभी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके किसी को हटाया भी गया है? जवाब शायद चौंकाने वाला है, शून्य। जी हां, जीरो। आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक एक भी राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को इस प्रक्रिया से सफलतापूर्वक नहीं हटाया जा सका है। एक भी नहीं। ये आंकड़ा ही इस प्रक्रिया की कठिनाई की पूरी कहानी बयां कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1993 का जस्टिस वी रामास्वामी का मामला है। उन पर लगे आरोप गंभीर थे। जांच कमेटी ने भी उन्हें दोषी पाया था, लेकिन जब ये प्रस्ताव लोकसभा में वोटिंग के लिए आया तो जरूरी बहुमत ही नहीं मिल पाया और प्रस्ताव गिर गया। ये मामला हमें दिखाता है कि कानूनी तौर पर सही होने के बाद भी राजनीतिक सहमति बनाना कितना मुश्किल काम है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन सा है, तो फिर ये हमारे संविधान में है ही क्यों? इसका क्या महत्व है? इसका महत्व इसके इस्तेमाल में उतना नहीं जितना इसके होने के एहसास में है। ये एक ऐसी अदृश्य तलवार की तरह है जो सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों को हमेशा ये याद दिलाती रहती है कि वो भी जवाबदेह हैं। ये प्रक्रिया ही इस बात की गारंटी है कि संविधान सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। तो हम आज की बात को इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसका इस्तेमाल लगभग असंभव है, वो हमारे लोकतंत्र की रक्षा आखिर करती कैसे है? शायद इसका जवाब यह है कि ये एक बहुत बड़ा डर पैदा करती है, एक मौन चेतावनी है जो हमेशा गूंजती रहती है कि असली ताकत किसी व्यक्ति के पास नहीं बल्कि संविधान के पास है।